पुलिस स्टेट की तरफ इस देश को ले जाने की जो कोशिश हो रही है, और सरकार को और पुलिस को जिस तरह से इतना मजबूत बनाया जा रहा है, और आप देखिए कि एक चीज जिसकी डिमांड हम बहुत पहले से करते रहे हैं कि जब तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का प्रोविजन नहीं होगा, जो गलत तरीके से लोगों को फंसाते हैं, गलत तरीके से निर्दोष लोगों को के ऊपर केसेस दायर होते हैं, तब तक मुझे लगता है कि इस देश में आम आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। तो ये कानून जो है ये एक तरह से एक ऐसी फासिस्ट मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक तरह से इन कानूनों के माध्यम से सरकार जो है वो अपने विरोध को दबाना चाहती है और अपने विरोधियों को चुप करना चाहती है। तो ये समझते हैं कि ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, और इन कानूनों को इनमें अमेंडमेंट होना चाहिए, दोबारा से पार्लियामेंट में इसमें बहस होनी चाहिए, जैसा कि हम कहते आए हैं। हमले या ये इस तरह के केसेस केवल भाजपा के राज्यों में नहीं हुए, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर हिमाचल प्रदेश में हुए तो हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी है। झारखंड में कोडरमा में एक लिंचिंग का वाकया हुआ है, उसके साथ साथ मेडक में कम्युनल वायलेंस हुए हैं। तो ये किसी एक पार्टी की सरकार का नहीं है, लेकिन एक्यूज जो कंस्पिरेसी करने वाले या ये सब केसेस को करने वाले हैं वो लगभग एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है उन प्रदेश की सरकारों से भी जहां पर नॉन बीजेपी की सरकारें, बहरहाल बीजेपी की सरकारें तो ये इस तरह के काम होते हैं और ये चाहती हैं, लेकिन जहां पर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां पर उनके साथ बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से खामोशी या चुप्पी है या साइलेंस है, इसको हम लोग क्रिमिनल साइलेंस कह रहे हैं। उनको लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए और निर्दोषों की जिस तरह से जान ली जा रही है उसके लिए खुलकर बोलना चाहिए। अब जैसा कि ये बात हो रही थी कि क्या होगा, हम सबको मालूम है कि दिल्ली में बहुत ढेर सारे इस तरह के धर्म संसद हुए और उस पर लगातार इस तरह के हेट स्पीचेस दी गई। पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी और पुलिस घुमाती रही, लेकिन नए क्रिमिनल लॉ से पुलिस को अब ये राइट मिल गया है कि वो एफआईआर की बात ही नहीं करेंगी। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संगम विहार में जिस नेता ने ये कहा कि 2 लाख से 2.5 लाख मुसलमानों को हम मार देंगे, लगातार 1 हफ्ते से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और 1 जुलाई के बाद उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया गया। पार्लियामेंट में जिस तरह से बहस इस वक्त चल रही है, सरकार जो बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उस पर बहस की इजाजत नहीं दे रही है। मणिपुर का मसला कितना अहम मसला है, विपक्ष जो है आवाज उठा रहा है, मगर सरकार उस पर बहस की इजाजत नहीं दे रही है। नीट का मसला देश के लिए कितने लाखों नौजवानों के भविष्य का मसला है, उस पर बहस नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री जो हमारी डेमोक्रेसी है और हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा की जो गरिमा है, उसको मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम समझते हैं कि अब ये रवैया बदलना चाहिए और अपोजिशन के लोगों को भी एक क्रिएटिव अपोजिशन के तौर पर अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना चाहिए। और जिस तरह से बात कही गई है कि मुसलमानों पर, क्रिश्चियंस पर और दीगर लोगों पर जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों पर जो उस पार्टी को जिसकी केंद्र में इस वक्त सरकार है या बड़ी पार्टी, उसको वोट नहीं करते हैं या उसको वोट नहीं दिया ऐसा वो समझते हैं, उन तबकों के खिलाफ जिस तरह से ये हिंसा हो रही है और उस पर अपोजिशन पार्टीज जिस तरह चुप हैं, वो बहुत नुकसान की बात है। और हम समझते हैं कि ये अपोजिशन पार्टीज जो हैं, इनको वो डर निकालना चाहिए कि अब अगर वो इंसाफ के लिए बोलेंगे या जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके सपोर्ट में बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपने देखा कि जहां भी लोगों ने खुलकर आवाज़ उठाई अन्याय के खिलाफ, वहां लोगों ने राजनीतिक तौर पर भी एक मैसेज दिया है कि अगर आप खुलकर नहीं बोलेंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो अपोजिशन का रोल भी इस वक्त बहुत अहम है। और जो एनडीए के साथ जो अलायंस हैं, अलाइज पार्टीज हैं, हम उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो एक अलायंस का पार्ट हैं और उनकी जिम्मेदारी है
कि वो अलायंस में रहते हुए सरकार को नफरत के रास्ते पर न जाने दें, सरकार को उस रास्ते पर न जाने दें जिसमें देश में सामाजिक तौर पर विभाजन हो रहा है, नफरत बढ़ रही है, अविश्वास बढ़ रहा है। तो अलायंस को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो भी अपना रोल अलायंस में रहते हुए निभाने की कोशिश करें, ऐसी हम आशा करते हैं। अपोजिशन पार्टी से तो कहेंगे ही हम कि उनकी अब ये जिम्मेदारी है कि जो सरकार ने उनको एक मैंडेट दिया है, हालांकि सरकार उनकी नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद एक मैंडेट दिया है लोगों ने, तो आप उनकी आवाज़ को उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है और हम हर तरीके से, चाहे उनसे मिलकर या किसी और तरीके से, हम उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे। लेकिन हम सरकार को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाएंगे कि अब ये जो सरकार है, ये नहीं समझना चाहिए कि ये सरकार किसी एक पार्टी की सरकार है या कुछ पार्टियों की सरकार है या किसी एक व्यक्ति की सरकार है। इस आइडिया को लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। ये सरकार भारत सरकार है और संविधान के आधार पर चुनी गई सरकार है। उसकी निगाह में सारे नागरिक बराबर होने चाहिए। किसने आपको वोट दिया, किसने आपके खिलाफ वोट दिया, इसको सामने नहीं रखते हुए आपको सबके लिए न्याय की बात करनी चाहिए, सबके लिए काम करने की जरूरत है। कहा जरूर जाता है शब्दों में सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन शब्दों को प्रैक्टिकली जो समाज में दिखना भी चाहिए। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि पिछली गलतियों को सुधारे, पिछले रवैयों को बदले, और जिन रवैयों की वजह से देश में इतना नुकसान हो गया है और देश की जनता ने संदेश भी दे दिया है, उसको समझते हुए अपना राज धर्म निभाए और संविधान के मुताबिक सबको बराबर निगाह से देखते हुए न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलकर सरकार चलाएं। देखिए, हम तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहेंगे, पूरे देश से कहना चाहते हैं कि वोट देते वक्त ये देखें कि कौन लोग इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, कौन लोग इस देश को एक रख सकते हैं, कौन लोग इस देश में आपसी प्रेम और मोहब्बत और भाईचारे को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं, कौन लोग संविधान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और संविधान के मुताबिक राज को चला सकते हैं। हमारा विरोध किसी पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध उस मानसिकता से है जो नफरत की मानसिकता है और उस चीज से है जो समाज को बांटना चाहती है। तो अब जो पार्टियां खुलकर इस एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं, जाहिर है कोई भी समझदार भारतीय नागरिक ऐसे एजेंडा को पसंद नहीं करेगा और देश की जनता ने वो एक मैसेज दिया है। तो हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं, पूरे देश से कहना चाहते हैं कि इस देश को नफरत की राजनीति से और एक फासिस्ट रवैये की जो गवर्नेंस है उससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और वो पार्टियां जो इस समझती हैं कि वो इस रास्ते पर जाकर कुछ कर सकती हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि वो अपना रवैया बदलें, अपनी मानसिकता बदलें, और उनका रवैया बदलेगा तो लोग भी सोचेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने 2024 के चुनाव में 9 जगह वो भाषण दिए जिनको हम लोग हेट स्पीच या नफरती भाषण कहते हैं। 3 जगह बहुत खुल के भाषण दिए, जिसमें डूंगरपुर बनासवाड़ा राजस्थान, बनासकांठा गुजरात और दुर्गापुर बंगाल। 9 जगह उन्होंने बहुत मुसलमानों के खिलाफ दी और 3 जगह वो उन लिमिट को क्रॉस कर गए जो लिमिट कभी आज तक क्रॉस नहीं हुई। इन 9 की 9 जगह भाजपा ने चुनाव हारा। तो ये, और दूसरी बात ये कि जो ये 9 जगह हैं, डूंगरपुर में मुसलमानों की पॉपुलेशन 4% से कम है, दुर्गापुर में कम है, तो ये वो जगह हैं जहां पर मुसलमान नहीं है, मुसलमान वोट नहीं है। देश की जनता ने ये मैसेज दिया है कि ये नफरत को पसंद नहीं करती और ये गैरतमंद अवाम इस तरह की बात नहीं चाहती है। तो यही अपील हमारी पॉलिटिकल पार्टी से भी है जो अपोजिशन में है कि जब देश की जनता इस नफरत को नहीं पसंद कर रही और वोट के अधिकार से अपनी बात कह रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है उनको ये बात कहनी चाहिए और जो सरकारें चला रही हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि नफरत की राजनीति लंबी नहीं चलेगी। इस मानसिकता को कौन नहीं जानता, इसी मानसिकता का तो विरोध हम कर रहे हैं। दूसरा ये कि देखिए, अब इलेक्शन खत्म हो गया है और अब सरकार बन गई है, कुछ लोग सरकार में हैं, कुछ अपोजिशन में। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज अपना धर्म निभाएं और एक रचनात्मक अपोजिशन और देश की पार्लियामेंट को एक गरिमा के साथ आगे बढ़ाएं। और दूसरा, सरकार भी अपना राज धर्म निभाए और सरकार भी अब
सबको अपना समझ कर आगे बढ़े, ये नसीहत हम सरकार को करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये बाद में आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं और इनको रोकने के लिए जो कुछ भी अब मुमकिन है, संभव है, वो हम कानूनी तौर पर भी करेंगे और पार्टीज और पार्लियामेंट से भी के लोगों से भी हम कहेंगे कि वो इन कानून में जिस तरह से बदलाव लाए गए हैं इनको ठीक करने में जो कुछ हो सकता है वो किया जाए। मगर इन कानूनों को हम ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं देश की नागरिक आज़ादी और नागरिक सुरक्षा के लिए।